शुरू किया जाए बुआ। ये जो हमारा मॉडल पेपर, इसमें 5 ठो दिया हुआ है, ठीक है। बेस क्या है? बेस ऑन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, ठीक है। ये दिया हुआ है इंटरनेट पैटर्न के आधार पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। टोटल एक मॉडल सेट पे 60 है, ठीक है। टोटल मिला के एक मॉडल सेट पे कितना है? 60 है। मेरे ख्याल से शायद कट गया था, देख लेते हैं। कटा नहीं है हुआ? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है मेरे पास, इंटरनेट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है बुआ। एक नंबर में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है 5 + 3√2। ये दिया हुआ है 5 + 3√2। ये कहता है परमेय संख्या है। ए ऑप्शन जो है परमेय संख्या है, बी अपरमेय संख्या, सी पूर्णांक और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो बाबू, ये परमेय परमेय है या अपरमेय? सबसे पहले, या इनमें से कोई नहीं है, या पूर्णांक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे ना जो संख्या p/q के रूप में होता है वो संख्या क्या होता है? परमेय होता है। यहाँ पे ये अपरमेय है क्योंकि ये p/q के रूप में नहीं है, ठीक है। ये p/q के रूप में नहीं है। यहाँ पे देखो ये हमारा जो है √2 है, और √2 का वर्गमूल नहीं आता है, इस कारण से ये रूट में है। तो ये परमेय संख्या नहीं है, अपरमेय है। तो इसमें जो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। बी बुक होगा सबके पास, ठीक है। बी ये अपरमेय संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखेंगे। 2 क्या है? यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 में निम्न में कौन अभाज्य है? यहाँ पे कौन कौन सा देखो, ए में जो है 28 है, बी में क्या है वो? बी में 69 है, और सी में 71 है, और डी में 73 है। इसमें कहता है कौन संख्या अभाज्य है। यहाँ पे देखो भाज्य संख्या पहले गणना होगा, जो भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो संख्या दो संख्या से कटता हो, सिर्फ दो संख्या, ना एक संख्या ना तीन संख्या, दो संख्या से कटता हो, यानी एक से कटता हो और स्वयं अपने आप से कटता हो, और इसके अलावा कोई तीसरा संख्या से नहीं कटता हो, वही अभाज्य होगा। और जब दो यानी दो संख्या से अधिक संख्या जब भी कटता है ना, तो वो भाज्य होता है। यहाँ पे देखो 28 को देखो, 1 से तो कटता है, ठीक है, 28 से भी कटता है, लेकिन बीच में देखो ना 2 से कटता है, 4 से कटता है, 27 से कटता है, यानी ये भाज्य संख्या हो गया। और यहाँ पे 69 को देख लो बुआ, ये 1 से तो कटेगा ही कटेगा, ठीक है, और 69 से 69 से भी कटेगा, और बीच में देखो ना 3 सबसे भी कटता है। इसका मतलब ये भी जो है ना भाज्य हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं 71 को, ठीक है। तो 71 में देखो 1 और स्वयं अपने आप 71 से करता है, बाद में कि ये हमारा अभाज्य संख्या, मतलब सिर्फ दो संख्या से करता है, तीसरा संख्या से नहीं करता है। इसको देखो ना 1 से भी करता है, 63 से भी करता है, बीच में देखो ना 3 सबसे भी कट जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है ये हमारा भाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जो 1 और स्वयं अपने आप से करता हो, इसके अलावा किसी दूसरा संख्या से नहीं करता हो, वही अभाज्य होता है, ठीक है। तो 71 ये ए बी सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। 3 में क्या है? 3 में है कहता है निम्न में कौन अपरमेय नहीं है? अपरमेय नहीं है, इसका मतलब परमेय होगा, तो ठीक है। अपरमेय कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए में √7 दिया हुआ है, √13 दिया हुआ है, √25 दिया हुआ है, इसके बाद √31 दिया हुआ है। कौन संख्या परमेय सॉरी अपरमेय नहीं है? यहाँ पे देखो √7, 7 का वर्गमूल नहीं होगा, करेक्ट वर्गमूल नहीं निकलता है, नहीं होगा। और 25 का वर्गमूल 5 होता है, 71 का भी, यानी ये हमारा अपरमेय होगा, ये भी अपरमेय होगा, ये भी अपरमेय होगा, लेकिन ये अपरमेय नहीं है, यानी परमेय है। जिसको घुमा के दिया हुआ अपरमेय नहीं है, मतलब ये हमारा सी अपरमेय नहीं है, ये हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 के ओर रुक करेंगे, और ये दिया हुआ है निम्नलिखित में किस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? किस, यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं वो 2/5
15 दिया हुआ है, ठीक है। 11/160 दिया हुआ है। इसके बाद 17/60 दिया हुआ है। 6/35 दिया हुआ है। सबका सब दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे दशमलव प्रसाद शांत कहता है, क्या कहता है, निम्नलिखित में किस परमेय संख्या का दशमलव प्रसाद शांत है। तो देखो शांत किसे कहते हैं और अशांत किसे कहते हैं। वह जब किसी भी संख्या से किसी संख्या में हम भागा देते हैं ना, तो चाहे वो दशमलव से पहले कट जाता हो चाहे दशमलव के बाद कटता हो, यानी कभी ना कभी कटता होता है, तो वो हमारा शांत दशमलव प्रसाद शांत होता है। नहीं कटेगा तो दशमलव प्रसाद अशांत हुआ। तो वो भागा नहीं देना है, वैसे भागा देके भी निकल सकता है, लेकिन उसका एक ट्रिक होता है। क्या होता है, देखो जो संख्या p/q के रूप में हो, ठीक है, और q इक्वल टू यानी कि q जो है उसको आभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे ना, तो 2 पर पावर कुछ और या 5 पर पावर कुछ हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 पर पावर n और 5 पर पावर n, यानी 2 के घात कुछ भी हो, 5 के घात कुछ भी हो, या तो दोनों में से अलग अलग हो या दोनों हो, तो वो हमारा शांत होता है। इसके अलावा कोई तीसरा संख्या यानी कोई और संख्या आ जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो अशांत हो जाएगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, तो 2 कहता है कौन शांत है, दशमलव प्रसाद शांत है। तो नीचे में देखो 15 15 का हम एलसीएम कर लेते हैं, तो 3 5 15 और 5 यानी आभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़े ना। तो देखो ये हमारा नीचे वाला हर वो 3 गुना 5 यानी 3 और 5 यानी 3 आ गया। हम क्या बोले थे, या तो 2 होगा या तो 5 होगा या दोनों होगा, 2 सिर्फ और 5 को पावर वाला। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसाद अशांत हो गया। इसको देखेंगे 160 160 को तोड़ के देख लेते हैं एक बार। तो इसमें 2 से लगाएंगे तो 80 होगा, 2 से लगाएंगे 40 होगा, 2 से लगाएंगे 20 होगा, 2 से फिर 10, 2 से 5 और 5 से 1 यानी 1 2 3 4 5। यहाँ ध्यान से देखो तो 160 जो हमारा है ना, वो 2 पावर कितना आ गया, तो 3 और 2 5, 2 पर पावर 5 और 1 तो 5 हो गया। मतलब ध्यान से देखो तो 2 पर पावर और 5 पर पावर है, इसका मतलब दशमलव प्रसाद ये शांत हो गया। क्या हो गया, ये शांत हो गया, बी आंसर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसको भी देख लेते हैं। 17/60 दिया हुआ है, तो 60 को तोड़ के देख लो ना, 2 से लगाएंगे, वैसे हम जानते हैं इसमें 3 इन्वॉल्व है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो 60 30 हो जाएगा, 2 से 15 हो जाएगा, 3 से लगेगा 3 बचेगा। यहाँ देखो 2 पावर 2 ठीक है 3 भी एक आ गया, तो 3 आ गया, इसका मतलब ये दशमलव प्रसाद अशांत हो गया। 35 को भी देख लेते हैं, 5 गुना 7 यानी 5 और 7 के पावर में आया, इसका मतलब ये हुआ, ये भी हमारा 7 आ गया, इसका आंसर दशमलव प्रसाद अशांत है। यानी शांत का एक ही बात है, 2 पर पावर कुछ हो और 5 पर पावर कुछ हो या दोनों हो, 2 और 5 मिला के यही हमारा शांत होता है, ठीक है। तो ये हमारा बी आंसर हो गया। क्या हो गया, बी। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और 5 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। 5 में क्या दिया हुआ है, कहता है 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक होता है कितना। अरे 2 लगातार सम संख्या, कोई भी मान के चलो 4 और उसके जस्ट बाद सम संख्या कितना होता है 6, या कोई भी 8 ले लो उसके बाद 10 होता है, या 28 सम संख्या है और उसके बाद 30 ले लो। इसका मतलब ये इसका महत्तम समावर्तक कितना होगा, भागा दे के देख लेंगे 4 और 6 को किसी भी विधि से, चाहे भाग विधि से चाहे आभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ मतलब मौसर क्या होगा, तो इसको तोड़ लेंगे 2 पावर 2 2 गुना 3। तो देखो दोनों में जो संख्या होता है ना वही होता है, इसमें 2 पावर 2 है, इसमें 2 है, एक 2 तो है दोनों में शामिल। और यार भाग विधि से बना लेंगे, चलो इसको बना के दिखा देते हैं। 8 10 अठेगा 8, यहाँ पे घट जाएगा 2, इसको भागा देंगे 2 चौक 8, यानी मौसर कितना होगा, किसी भी विधि से बनाएंगे जिसको एचसीएफ होता है। तो 2 लगातार सम संख्याओं, सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से भागा देने पर पूर्णतः कट जाए उसको हम सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 ही आएगा, किसी में भी है, चाहे 28 में 30 में 2, चाहे मान लीजिए चलो 502 है, इसके जस्ट बाद 500 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, लगातार सम संख्या। तो यदि इसमें हम करके देखेंगे तो 2 ही हमारा एचसीएफ होगा, यानी मौसर होगा, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा इसमें, इसमें 2 हो जाएगा, और 2 जो ऑप्शन जो दिया हुआ है वो 5 में सी का है, ठीक है, सी हो जाएगा अभी अभी जो बताए हुए थे। चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इंक थोड़ा कम हो जाता है इसमें जल्दी। चलो 6 में देख लेते हैं, दिखता है थोड़ा कम दिखता है, कोई बात नहीं, हम इसको कर लेते हैं चेंज कर लिए।
क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बिल्कुल ये अच्छा सा दिखता है। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, क्या कहता है, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद यानी x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 के शून्यांक है, शून्यांक है यानी इसके शून्यांक कौन सा है, एक अल्फा है और एक बीटा है, ठीक है। इसको अल्फा को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, बीटा को, तो ये है। तो कहता है जो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का दो शून्यांक अल्फा और बीटा है ना, तो एक 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा क्या हो जाएगा, देखो इसका मान क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, ठीक है। इसके बराबर क्या होगा, तो चलो अल्फा प्लस बीटा का एलसीएम कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा कैंसिल तो बीटा बच गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा प्लस बीटा बीटा कैंसिल तो अल्फा बच गया, 1 के साथ अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हुआ, तो ये हमारा अल्फा हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा हो चाहे अल्फा प्लस बीटा हो, ठीक है, एक ही बात होगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला यहाँ पे आगे बना लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर द्विघात समीकरण, जो हमारा द्विघात समीकरण होता है ना, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में, यार समीकरण 0 नहीं भी होगा तो ये द्विघात समीकरण हमारा हुआ। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए, तो यहाँ पे देखो माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो बी जो हमारा x का गुणांक होता है यानी प्लस में है 1, तो यहाँ पे देखो 1 हो जाएगा, यही लिख देते हैं, तो 1 बाय यहाँ पे भी x स्क्वायर गुणांक a होता है तो यहाँ भी 1 बाय कर लेंगे, अल्फा बीटा बराबर c बाय a और c हमारा अचर पद होता है तो c का मान -2 दिया हुआ है और a का मान तो वैसे भी 1 है। इसको थोड़ा आगे ही हल कर लेते हैं, 1 बाय 1 और बटा का मतलब भागा होता है यानी गुना देके इसको क्या कर लेंगे, उल्टा लेंगे, अंश जो है हर में परिवर्तन हो जाएगा और हर जो है अंश में परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको थोड़ा और आगे हल कर लेते हैं, 1 1 मल्टीप्लाई 1 हुआ और यहाँ पे -2 हो गया, 1 बाय -2 और इसमें देख लेते हैं ऑप्शन दिया हुआ है क्या, 1 बाय -2 कहीं तो मिस्टेक तो नहीं ना किया है, एक बार पुनः फिर से देख लेते हैं हमारा। अच्छा यहाँ पे -b बाय a हुआ, ठीक है, और c बाय c में भी माइनस से दिया हुआ है बाबू, c में भी माइनस c बाय a देख लेते हैं, अल्फा माइनस b बाय a, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा c बाय a, c में -2 दिया हुआ है, कहाँ गया -2 और a का मान 1, इसको उल्टा लेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमारा माइनस बी बाय माइनस छोड़ दिए थे, वो यहाँ माइनस छोड़ दिए थे, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ था माइनस छोड़ दिए थे, इसमें भी हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। अच्छा माइनस माइनस कैंसिल होगा, 1/2 माइनस हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होता है। और इसमें ऑप्शन जो हमारा 1/2 माइनस 1/√2, चलो ए में है, ए हमारा आंसर हो जाएगा 1/2, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, माइनस छूट गया था, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें देख लेते हैं, लिखा हुआ यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद an प्लस b है, कहता है किसी एपी का ना, एपी का यानी समांतर श्रेणी का nवां पद दिया हुआ है, यानी देखो क्या कहता है, nवां पद दिया हुआ है an प्लस b, तो इसका पदांतर है क्या, पदांतर, और ऑप्शन जो है हमारा ए भी लिख देते हैं, ए में है बी, ठीक है, और बी में जो हमारा दिया हुआ है ए, ठीक है, और सी में दिया हुआ है एन और डी में जो हमारा दिया हुआ है -a, इसमें ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा, पदांतर। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, कहता है nवां पद ये है, तो मान लेते हैं, जो माना n बराबर 1, ठीक है, तो n बराबर 1 मान लिए तो क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं nवां पद कहता है, इसका मतलब an यानी an बराबर दिया हुआ है an प्लस b, तो हम 1 माने हैं ना, तो a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा a और n का मान 1 प्लस b, ध्यान से देखेंगे a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस b हो जाएगा, यानी a1 हमारा आ गया। इसी प्रकार से पुनः a2 यानी इसका मतलब हुआ n बराबर 2 मान लेते हैं, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो हमारा ये दिया हुआ है, तो a और यहाँ पे n का मान 2 प्लस b, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस b हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लेंगे, एक बार और थोड़ा मान लेते हैं, जो जब
या पुनः जब n बराबर 3 माने, एक बार 1 2 फिर 3 मान लेते हैं तो तीसरा पद क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या कहता है an, तो a और n का मान तो 3 माने हैं प्लस b, यहाँ 3a प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो गया 3a प्लस b। इसका मतलब हुआ AP जो कैसे होता है, तो हुआ AP जो A1 A2 A3 इसी प्रकार से आगे होता है। तो कहता है पदांतर, पदांतर का मतलब होता है डी यानी सार्वंतर बाबू। तो हम जब कोई भी पद को क्या करते हैं, अगला पद में से ठीक उससे पिछला वाला पद को घटा देते हैं ना, तो हमारा डी निकल जाता है। A3 में से A2 भी घटा सकते हैं या A2 माइनस A1 हम कर सकते हैं। A2 हमारा कितना आया सो देख लेते हैं। ये देखो A2 हमारा आया है 2a प्लस b, ठीक है। और यहाँ माइनस है A1 कितना है, अभी जब माइनस है तो A1 में तो दो संख्या दिया हुआ इसलिए हमको घेरना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ इसके साथ हमारा लागू हो जाएगा माइनस। तो a प्लस b हमारा हो गया A1। इसको थोड़ा आगे हल कर लेते हैं तो 2a प्लस b माइनस a यहाँ पे हो जाएगा माइनस a, माइनस प्लस माइनस b हो जाएगा। और यहाँ देखो ध्यान से, तो माइनस b और प्लस b ये घट जाएगा यानी कैंसिल कर सकते हैं, तो 2a माइनस a बच गया और 2a में से एक a को घटा देंगे तो हमारा a बच गया, मतलब सिर्फ a हुआ। इसमें एक कहां है, b है, ये देखो b, तो b हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। b ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा। चलो आ गया ना, पदांतर ये आ गया, ठीक है आगे बढ़ जाते हैं, समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 में क्या है, देखो इसमें दिया हुआ है बिंदु, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 लिख ही देते हैं, बिंदु P 6 माइनस 5 दिया हुआ है का भुज है। अरे भुज बिल्कुल आसान है, देखो कोई भी निर्देशांक जो होता है ना, वो निर्देशांक x वाला पहले होता है, किसी बिंदु का निर्देशांक फिर y वाला होता है, इसी को ना हम भुज कहते हैं और इसको कोटि कहते हैं। ऐसे किसी भी बिंदु का निर्देशांक नहीं पढ़े हुए थे, तो पहले वाला x होता है फिर बाद वाला y होता है, x वाला को ही ये x अक्ष पर जो होता है इसको हम भुज कहते हैं और इसको हम y अक्ष वाला जो होता है उसको हम कोटि कहते हैं। तो इसमें कहता है कौन भुज है, तो देखो ध्यान से 6 जो है ना ये क्या है, वह भुज है, तो भुज बराबर 6 लिख सकते हैं इसको। तो हमारा ऑप्शन जो है ना इसमें देखो a में दिया हुआ है था 6, फिर माइनस 5, b में, c में माइनस 6 और d में 5 है, हमको तो 6 आया है, इसका मतलब ये a आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, a आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन इसके बाद हम 9 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा हुआ है बिंदु 2 3 स्थित है। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है बिंदु, बिंदु 2 3 स्थित है, ठीक है, स्थित है, लिखा हुआ है प्रथम पाद में, द्वितीय पाद में, तृतीय पाद में, चतुर्थी पाद में। अरे किसी भी पाद में होगा ना, टेंशन नहीं लेना है, इसके अलावा कुछ और भी रहेगा तो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल बताए हुए हैं इससे पहले बहुत सारा, ध्यान से देखो, पता नहीं है तुम लोग। यहाँ देखो इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष, ठीक है, इसको हम कहते हैं वाई अक्ष, ध्यान से समझा देते हैं, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेश्चन होगा आराम से हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। देखो एक्स अक्ष होता है ये जमीन के समांतर जो हमारा रेखा होता है ना, ये हमारा भुजा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, वो भुज कहते हैं, इसको हम कोटि कहते हैं, अभी पढ़े हुए थे। तो ये हमारा y अक्ष होता है, ठीक है, इसको हम ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज रेखा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा होता है, ये आपस में जो है वो मूल बिंदु पर कटती है, और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि x अक्ष पर भी 0 पे कटता है और y अक्ष पे भी 0 पर ही कटता है, इस कारण से ये क्या होता है, ये मूल बिंदु होता है, उसका निर्देशांक 0 0 होता है। अच्छा किसी तल को ना, ये दो हमारा एक क्षैतिज रेखा एक ऊर्ध्वाधर रेखा होगा, इसको हम भुज और कोटि जो कहेंगे ना, इस दोनों जो आपस में जो कटती है ना, तो एक तल को 4 भागों में बांट देती है, और 4 भागों में, इसी को हम ना प्रत्येक को चतुर्थांश कहते हैं, समझ आ गया, प्रत्येक को चतुर्थांश कहते हैं, इसी को ना हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसको ना द्वितीय चतुर्थांश कहेंगे, इसको तृतीय चतुर्थांश कहेंगे, इसको चतुर्थी चतुर्थांश कहेंगे। हमको कैसा पता चलेगा ये कौन सा चतुर्थांश में है, देखो ध्यान से, इसको ये पहले वाला जो होता है ना वो x अक्ष होता है, और दूसरा ये जो हमारा होता है ये y अक्ष होता है। तो ध्यान से देखो ये x अक्ष होता है ना,
तो पहले x वाला होगा, इसका मतलब ये हमारा x वाला होगा और ये y वाला होगा, दोनों में प्लस प्लस है तो यही यही जाएगा, इसका मतलब तो हमें समझ में आ गया, ये प्रथम चतुर्थांश में है। अच्छा अब देखो प्रथम चतुर्थांश में है ना, तो हम इस चतुर्थांश को कैसे हम इसको निर्देशित करेंगे, तो अब देखो ये देखो x वाला जो हमारा होता है ना, ये क्या होता है, ये प्लस की ओर जाएगा, यानी और ये हमारा ध्यान से देखो तो -1 -2 -3 ये संख्या रेखा के आधार पर ये -3 ये अनंत दूरी पर इधर भी आगे भी और ये पीछे भी अनंत, ये भी दोनों दिशा में अनंत दूरी पर ये भी और ये भी दोनों तरफ बढ़ता है। यहाँ देखो ये भी हमारा प्लस में 1 2 3 ये प्लस में हमारा होता है अनंत, और यहाँ देखो -1 -2 -3 -4 ये हमारा होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ना, जो x अक्ष पर जो है हमारा आगे की ओर अर्थात राइट हैंड साइड में प्लस की ओर और लेफ्ट हैंड साइड माइनस की ओर, इसी तरह से y अक्ष हमारा जो है ऊपर की ओर x अक्ष और प्लस वाला और इधर माइनस की ओर अनंत दूरी पर बढ़ गई। यहाँ पे देखो अब ये पहले हम x वाला लिखते हैं ना, तो ये देखो x वाला हमारा आ गया, ये x अक्ष वाला, तो इसका मतलब ये प्लस हुआ, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये प्लस हुआ। अच्छा अब इसको देखो ये आ गया, तो इसका मतलब ये y वाला हुआ, ठीक है, ये भी हमारा प्लस हो गया। अब देखो इसमें भी हम निर्देशांक रखेंगे ना, इसको भी हम पहले x से वाला देखेंगे, देखो ये हमारा जो है ये x वाला हुआ, इसका मतलब ये x वाला माइनस में आया और ये y वाला तो प्लस में आ गया, तो ये माइनस और प्लस को सूचित करेगा, दिखाएगा, निर्देशित करेगा। यहाँ पे देखो ये माइनस वाला तो x अक्ष माइनस में और y भी माइनस में, ठीक है, इसको देखो x वाला प्लस में और y वाला माइनस में, इसका मतलब हुआ ये दो के पीछे में कुछ नहीं तो प्लस, 3 के पीछे प्लस, तो प्लस प्लस दिखाता है, तो ये प्रथम चतुर्थांश में जाएगा। जैसे मान के चलो -2 और इधर मान के चलो 4 रहेगा, इसका मतलब ये माइनस और प्लस है, x वाला देखो माइनस में और प्लस में द्वितीय चतुर्थांश होता है, तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस दोनों संख्या के पीछे माइनस लगा हुआ होगा और यहाँ प्लस माइनस लिखा हुआ होगा, ये चतुर्थी चतुर्थांश में जाएगा। मान के चलो 8 रहेगा -2 रहेगा, यानी किसी भी संख्या के पीछे में देखो चिन्ह क्या प्लस है या माइनस है, तो इसके पीछे प्लस और माइनस ये हमारा जाएगा चतुर्थी चतुर्थांश में, ठीक है। इसमें का नंबर 2 और 3 तो प्लस है प्लस हुआ, तो इसका मतलब ये प्रथम चतुर्थांश में जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको दिखाते हैं, तो समझ में आ गया। इसमें जो हमारा हुआ प्रथम चतुर्थांश ए में ही है, ठीक है, ए में हो गया प्रथम चतुर्थांश, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, विस्तार से बता दिए, कोई भी क्वेश्चन हो आराम से हल कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में है, आराम से पढ़ लेते हैं। यदि x इक्वल टू a y इक्वल टू b समीकरण x माइनस y इक्वल टू 2 तथा x प्लस y इक्वल टू 4 के हल हो तो a और b का मान क्रमशः क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है x इक्वल टू a, ठीक है, y इक्वल टू क्या दिया हुआ था b, लेकिन और समीकरण दिया हुआ है x प्लस y इक्वल टू 2, ठीक है, और x प्लस y इक्वल टू 4, तो इसका हल इसमें a और b का मान आता है, a और b का मान क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में है 3 5 a में, ठीक है, 3 6 b में दिया हुआ है, c में 3 1 दिया हुआ है और इसमें d में जो हमारा है -1 -3 दिया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन जो है शुरुआत में क्या दिया है, x बराबर a लीजिए, x की जगह पर हम a ले लेते हैं, माइनस हुआ इसको थोड़ा आगे हल कर लेते हैं, y इक्वल टू b लेना है, चलो b मान लिए, इसके बराबर 2, इसको हम क्या मान लेते हैं, क्योंकि दो समीकरण है, समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, इसको देखो या थोड़ा आगे और हल कर लेंगे, x इक्वल टू a दिया हुआ है और y इक्वल टू b दिया हुआ है इक्वल टू 4, ये हमारा समीकरण जो है 2 दिया हुआ है, और समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करें, किसी भी तरीका से विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि चाहे बजगुणन गुणनखंड विधि, हम दोनों विधि से गुणन विधि से हम बना सकते हैं, बजक गुणन होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं पूरा, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 या तो घटाएंगे तो 1 कटेगा और जोड़ेंगे तो b कटेगा, तो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे घटाओ चाहे, चलो हम कर लेते हैं समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2 को कर लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, देखो a - b इक्वल टू 2 दिया हुआ है, यहाँ पे देखो a + b इक्वल टू 4 दिया हुआ है, हम जोड़ रहे हैं तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, प्लस माइनस ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा वो 6/2, यहाँ कैंसिल कर लेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3 हमारा हो गया, ठीक है, a का मान तो 3 आ गया, तो इसमें देखो बहुत सारा है 3, कोई बात नहीं, b का मान भी निकाल लेंगे। तो अब क्या करेंगे, a का मान किसी भी समीकरण में रख लो, हम एक समीकरण में रख लेते हैं,
समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रख लेते हैं। यहाँ पे देखो तो ए का मान तो दिया हुआ है 3, तो ए को हटा के हम क्या रखना है हमें, तो 3, 3 माइनस बी बराबर 2, तो माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कैंसिल कर लो ना, b इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब a का मान हमको आया है कितना, 3, और b का मान 1, तो 3 पहले का था a का मान और b का मान 3, ये कहां है, 3 1 देखो c में है, तो c हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां लिख देते हैं c हमारा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, इसको मिटा दिया जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। 11 में समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल की प्रकृति है क्या। समीकरण क्या दिया हुआ है बाबू, देखो समीकरण दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मूल की प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या है, मूलों की प्रकृति देखो, ए में जो दिया हुआ है वास्तविक और समान। ठीक है, फिर बी में चलो डायरेक्ट आंसर ही निकाल लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं। वास्तविक ए में दिया हुआ है वास्तविक और समान, बी में है वास्तविक और असमान, सी में है अवास्तविक और डी में है इनमें से कोई नहीं। चलो तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, देखो ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण रूट x स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0 के रूप में होता है, यानी x स्क्वायर का गुणक a होता है, a इक्वल टू कुछ भी यानी कुछ नहीं है तो 1 होगा, और b इक्वल टू कितना हो जाएगा, x का गुणक 2 होता है, c इक्वल टू कितना अचर पद प्लस 4 में दिया हुआ है। तो सबसे पहले मूल जो है ना हमारा समान या असमान या वास्तविक अवास्तविक क्या होगा, तो उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा डी, विविध करिए, विविध कर हम करते हैं, इसका फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b इक्वल टू कितना 2, 2 का स्क्वायर हमारा माइनस 4, a इक्वल टू 1 और c इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो 2 2 जा 4 प्लस माइनस हो जाएगा 4 4 जा कितना होता है 16 हो जाएगा। ठीक है, और इसको लेस करने के माइनस में आता है, यानी इसमें हमारा तीन कंडीशन होता है। वैसे देखो तीनों कंडीशन बना देते हैं, एक जो हमारा होता है d इक्वल टू 0, ठीक है, और d हमारा जो है ना ये यदि 0 से बड़ा होता है d तब क्या होगा, और d इक्वल टू देख लेते हैं, तो एक हमारा होता है ये छोटा होगा तो क्या होगा। तो समझने वाली बात ये है, जो d जब 0 से भी छोटा जैसे अभी आया है तो इसका मूल्य क्या होगा, अवास्तविक होगा, क्या होगा यानी अवास्तविक होगा, इसका मूल्य नहीं निकलेगा। अच्छा, d बराबर 0 होगा तो दो मूल्य वास्तविक और समान होगा, और d जब 0 से यहाँ पे, ऐसा यहाँ हम छोटा कर दिए हैं, कोई बात नहीं, यहाँ वाला यहाँ हम बोल दिए, खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे d छोटा है, 0 से भी छोटा है, तो इस स्थिति में क्या होगा, मूल जैसे अभी आया था तो मूल अवास्तविक होगा, मतलब कोई हल नहीं होगा। यहाँ पे d 0 से भी बड़ा है तो दो मूल ना हमारा असमान होगा, मतलब अलग अलग होगा, यहाँ पे दो मूल समान होगा। ठीक है, ये बराबर होगा, और यहाँ पे हमारा ये कंडीशन आया था, अभी देखो माइनस में आया है 12, इसका मतलब d जो है ना 0 से भी छोटा हो गया, मतलब अवास्तविक होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ था, तो सी में अवास्तविक है, सी में हमारा आंसर हो जाएगा अवास्तविक, ए में वास्तविक और समान, बी में है वास्तविक और असमान, तो यहाँ कुछ भी नहीं असमान होगा। ठीक है, यहाँ पर सॉरी अवास्तविक होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर शायद 12, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे क्या दिया हुआ है। बिंदुओं 4 1 और 2 3 के बीच की दूरी है कितना। ऑप्शन जो दिया हुआ है तो पहले लिख लेते हैं, वह दो बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, ये कितना नंबर है 12, माना कि दो बिंदु, ठीक है, दो बिंदु ए मान लेते हैं, ठीक है, वो कितना है 4 1 है, चलो बी भी मान लेते हैं 2 3 हो जाएगा, तो बीच की दूरी कहता है कितना होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ए में है 3√3, ठीक है, बी में देख लेते हैं √5 और सी में 3√5, डी में जो दिया हुआ है हमारा 2√5 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें बीच की दूरी कहता है, अरे मान के चलो दो बिंदु, एक जो है ना हमारा यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे है, ये ए हमारा है और ये बी है। ठीक है, इसको इसका निर्देशांक दिया हुआ है यहाँ पे 4 1 और डी का 2 3 दिया हुआ है, इसका बीच का दूरी क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे दो बिंदु के
बीच की दूरी, दूरी सूत्र से देख लेते हैं ए बी बराबर क्या होगा। ए बी बराबर रूट का फॉर्मूला होता है x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे तो रूट का रूट, अब देखो इसका मतलब क्या, देखो x1 ये हमारा x1 हो गया और ये हमारा y1 हो गया, ये x2 हो गया, यहाँ लिख ही देते हैं। x1 इक्वल टू कितना 4 दिया हुआ है और y1 इक्वल टू -1 दिया हुआ है, ठीक। और x2 इक्वल टू 2 दिया हुआ है और y2 इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो कहता था x2, तो x2 में कितना हमारा है 2 x1 4 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा y2 y, यानी y2 में 3 है 3 और माइनस में देखो ये माइनस तो हमारा फॉर्मूला में लग गया और ये -1 भी है, ठीक है, b के जगह पर। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो 2 में से 4 को लेस कर दो तो कितना -2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा 3 1 4 हो गया, यानी 4 का स्क्वायर। और आगे बढ़ जाते हैं तो 2 दूना 4 माइनस प्लस हो गया तो 4 है, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लेंगे तो 16 और 4 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में नहीं था 6 4 यहाँ पे 16 4 20 हो जाएगा, 20 होगा। इसको तोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, और थोड़ा आगे 2 पावर 2 इंटू 5, 2 का 1 तो बाहर निकल गया यानी वर्गमूल में, और ये 5 2 रूट 5 हो जाएगा। 2 रूट 5 देखेंगे डी में है, ये डी हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं डी, डी आंसर हो जाएगा। 2 रूट 5 दिया हुआ है डी में। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे क्या है, कहता है बिंदु 4 10 यानी 4 10 और 2 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, यहाँ देखो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे क्या कहता है जो 2 बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, मान के चलो ये देखो 2 बिंदु दिया हुआ है, मान लो ए बिंदु, ये हालांकि नहीं है ना, कोई बात नहीं, 4 10 दिया हुआ है और बी में कितना दिया हुआ है, ये है 2 2, ठीक है, ये 2 2 है। तो मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, ये देखो मध्य बिंदु मान लो ओ ले लेते हैं, ठीक है, ये मध्य बिंदु ये ए और बी है, ठीक, और इसका मध्य बिंदु जो हमारा है वो दिया हुआ है। तो इस मध्य बिंदु और एक बिंदु कहीं भी एक बिंदु दिया हुआ होगा 0 2, मान लो चलो इस प्रकार से इसको मान लेते हैं P, ठीक। तो इसको मिलाने वाली जो रेखाखंड होता है किसका बीच का दूरी कहता है निकालने के लिए, ये समझने वाली बात है, बहुत ही कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना पड़ेगा और मध्य बिंदु का जब मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे इसका बीच का दूरी आराम से सिंपल तरीका से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो मान लेते हैं इसको सिस्टमेटिक तरीका से बनाते हैं। तो माना कि 2 बिंदु, ठीक, 2 बिंदु ए 4 10 4 10 दिया हुआ है एवं बी जो है जिसका 2 2 है, ये हमारा है। माना कि 2 बिंदु ए और बी है, ठीक, जिसका मध्य बिंदु ओ, ठीक, एक्स और वाई मान लेते हैं इसको, एक्स और वाई, ठीक, एक्स और वाई मान लेते हैं, तो एक्स और वाई है। तो सबसे पहले हम दूरी सूत्र से मध्य बिंदु के निर्देशांक से हम बीच का निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ एक्स वाई लेते हैं, एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखो इसका फॉर्मूला जो हमारा होता है ना वह, तो x1 प्लस x2 बाई 2 कर लेते हैं और y1 प्लस y2 बाई 2 कर लेते हैं, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक बटा 2 कर लेंगे। हम o का मध्य बिंदु x का मान ये निकलेगा, y का मान ये निकलेगा। x1 में क्या दिया हुआ, देखो 4 दिया हुआ है, 4 प्लस x2 में देखो दूसरा वाला में 2 दिए, बटा 2 कर लेते हैं। y1 में 10 दिया हुआ है प्लस y2 में 2 दिया हुआ है, बटा 2 कर लेंगे। 4 2 6 बटा 2 कर लेते हैं और यहाँ पे 12 बटा 2 कर लेते हैं, इसको कैंसिल करके 3 हो जाएगा, इसको कैंसिल करके 6 होगा, मतलब 3 और 6 इसका निकल रहा है। तो हमारे पास x और y का आ गया है निर्देशांक, कितना 3 और 6 हमारे पास आ गया। अब देखो इसका भी निर्देशांक दिया हुआ है, इसका भी बीच का दूरी सूत्र से हमारा आराम से बन जाएगा। तो समझ में आया, अभी जैसे बनाएंगे इसको निकाल देते हैं, समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा, क्योंकि सबका सब हमारे पास दिया ही है, ठीक।
अब दूरी सूत्र से क्या कर लेते हैं, दूरी सूत्र से ध्यान दो, ओपी, ओपी बराबर क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला में हमारा दूरी सूत्र के अनुसार हमारा क्या होता है हुआ, तो रूट एटर यहाँ फॉर्मूला में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दूरी सूत्र से। तो x2 हमारा कितना है, देखो 0 0 माइनस 3, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे प्लस y2 में 2 माइनस 6 दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक, और 0 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर, अब प्लस 2 माइनस 6 माइनस 4 का स्क्वायर कर लेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं तो माइनस में प्लस 3 3 9 प्लस 4 तो 16 माइनस में प्लस हो जाएगा, और इसका हमारा कितना हो जाएगा 9 16 कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ 5 आ गया, इसका वर्गमूल यानी 5 इकाई हो जाएगा, 5 इकाई हो गया, ठीक है। और इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं 13 नंबर में, 13 है ना, 6 इकाई ए में दिया हुआ है, बी में 4 इकाई, सी में 5 इकाई और डी में 12 इकाई, तो इसका मतलब हमारा 5 इकाई सी में दिया हुआ है ना, सी हमारा 5 इकाई आ गया आंसर, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो आ गया बीच का दूरी, मूल बिंदु और जो बिंदु हमारा जिसका निर्देशांक दिया हुआ है दोनों का बीच का दूरी आ गया, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 14 14 को देख लेते हैं, लिखा हुआ है यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ है, त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों का निर्देशांक, ठीक, शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है, तो इसमें हम लिख लेते हैं ए का दिया हुआ है 2 4, अच्छा से, बी का क्या दिया हुआ है, कहां गया, बी का 0 6, ठीक, सी का जो दिया हुआ है 4 1 दिया हुआ है, 4 1, ठीक है। तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या होगा, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, देखो त्रिभुज का 3 कोण यहाँ पे दिया हुआ है, तो बीच के यानी केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक देखो, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो केंद्रक का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, देखो इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 होता है, ठीक, तो इस प्रकार से x1 x2 x3, तो इसका फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 बटा 1 2 3 है तो 3, और इसी प्रकार से इसका निर्देशांक हम यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं इसका निर्देशांक जो होगा तो xy के रूप में आएगा, फॉर्मूला में x1 + x2 + x3/3, और इसी प्रकार से y1 + y2 + y3/3 हो जाएगा, ठीक है। इसका निर्देशांक निकालने हैं तो x1 में देखो 2 है प्लस x2 में 0 x3 में 4 बटा 3 कर लेते हैं, और y के लिए देख लेते हैं, y के लिए हमारा कितना हो जाएगा 4 6, और प्लस माइनस माइनस यहाँ कर लेते हैं -1 बटा 3, आगे 2 और 4 4 2 6 हुआ, 6 बटा 3 हमारा हो गया, और देखो यहाँ पे 6 4 10 और 10 10 हुआ, 6 4 10 10 में से 1 को घटा देंगे तो यहाँ 9 आता है, 9 बटा 3, इसको काट लेंगे तो 3 दूना 6 2 आ जाएगा, इसको काट लेंगे तो 3 आ जाएगा, मतलब इसका केंद्रक जो है ना 2 3, इसका निर्देशांक आ गया 2 3, और इसमें जो है 14 में पहला ऑप्शन दिया हुआ है 3 2, और बी का जो ऑप्शन दिया हुआ है 2 3, तो बी हमारा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा राइट, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है यदि बिंदु 1 2 0 0 ए बी संरेख हो तो क्या होगा ऑप्शन, चलो दिया हुआ है यदि बिंदु वह संरेख, सबसे पहले लिख लेते हैं, माना कि किसी त्रिभुज का 3 बिंदु ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, 15 में 1 2 दिया हुआ है, ठीक, 2 में 0 0 दिया हुआ है, सी में ए बी दिया हुआ है, तो कहता है तो संरेख है तो ऑप्शन में ए बराबर बी होगा, बी में दिया हुआ है ए बराबर 2b होगा, और यहाँ सी में जो ए बी और सी में क्या दिया हुआ है 2a बराबर b होगा,
और डी में दिया हुआ a प्लस बी इक्वल टू 0 होगा। ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको बना के देखेंगे। जो देखो 3 बिंदु का निर्देशन दिया हुआ है और फिर दोबारा में फिर क्या कहता है, समरेखी कहता है ना। और समरेखी होगा तो ये बराबर क्या होगा, कौन सा होगा, तो देख रहे थे त्रिभुज के संरेखी, संरेखी तभी होगा जब जब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा बाबू। और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये 3 निर्देशांक वाला क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इनटू, ध्यान से देखो, x1 इनटू y2 माइनस y3, ठीक, अब प्लस x2 इनटू यहाँ पे y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 इनटू y1 प्लस y1 माइनस y2 हमारा हो जाएगा। ठीक, इसको हम बड़ी कोष्ठ से बंद कर देते हैं। तो अब देख लेते हैं, और इसके बराबर क्या है, 0 तो है ही है, तो ये 0 हम लिख दिए। चलो तभी तो समरेखी होगा। अब देख लेते हैं हुआ, ये देखो ध्यान से, x1 हुआ, ये x2 हुआ, x3 हुआ, y1 y2 y3 हुआ। इसी अनुसार से हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे और देख लेते हैं कैसे रखेंगे। x1 दिया हुआ है तो ध्यान से देखो, ये 1 में हमारा 1 आ गया इनटू, और y2 दिया हुआ, ये y2 में 0 माइनस y3 b हो जाएगा, प्लस x2 कितना है, 0 हो जाएगा इनटू y3 में b लिखे हुए थे, माइनस y1 हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सावधानी पूर्वक रखना पड़ेगा। x3 में क्या हो जाएगा, ये हमारा x3 में देखो तो a हो जाएगा इनटू y1, y1 में कितना हो जाएगा, तो ये हमारा y1 हो जाएगा 2, और माइनस y2 में कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार से बराबर 0 कर लिए। सावधानी पूर्वक रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, 1/2 इनटू, यहाँ देखो 1 है, 0 और यहाँ माइनस b हो जाएगा। फॉर्मूला में क्या हमारा हो गया, तो 0 और माइनस b, यानी घटाएंगे तो माइनस b हो जाएगा, यहाँ पे माइनस b हो गया, प्लस यहाँ देखो 0 को कोई भी संख्या से हम गुना करते हैं तो 0 ही होगा, प्लस यहाँ पे देखो 2 में से 0 घटा देंगे 2 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये 2a हो गया, इक्वल टू उसके बराबर, ये 2 के साथ 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, टोटल का गुना है तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस b प्लस 2a इक्वल टू 0। अब क्या कर लेना है, माइनस b बराबर, इसको उधर कर लेते, माइनस में जाएगा 2a, माइनस माइनस कैंसिल, तो b बराबर 2a हो जाएगा। b बराबर 2a, b बराबर देखो, b बराबर 2a बराबर b हो चाहे b बराबर 2a, इसका मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, तो b बराबर 2a, ये सी हमारा आंसर हो गया। और 15 क्वेश्चन को अभी अभी सोल्व कर दिया है। 16 से कल होगा, ये जितना भी वीडियो बनेगा यूट्यूब पे डाल देंगे, उसको देखते रहना, बार बार देखेंगे तभी हो जाएगा। एग्जाम का तैयारी अच्छा से करो मन से, एक बार नहीं होता है, 2 बार 3 बार 4 बार, जितना बार मर्जी उतना बार देखो। ओके, थैंक यू। रखा जाए तो वाह, थोड़ा बात करो, कितना था, 6 थे, ज्यादा क्या हुआ, 6 से नहीं बढ़ा क्या? अरे आज का क्वेश्चन समझदार था बाबू, 8 8 8 गिनते रहो, 8 9 10 क्वेश्चन समझदार था। जितना भी क्वेश्चन को ध्यान रखो और समझो, अच्छा क्वेश्चन आता है। यूट्यूब पे जितना वीडियो है सबको 1 बार 2 बार 3 बार, कम से कम 1 घंटा डेली यूट्यूब पे वीडियो देखो अच्छा से, तभी हो पाएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। और खुद से देखो क्वेश्चन होता है कि नहीं, तुम्हारे पास सबका सब क्वेश्चन दिया हुआ है, जितना भी क्वेश्चन है सब दिया हुआ है, देखो खुद से हल होता है कि नहीं, नहीं होता है तो क्वेश्चन निकालो और उसको बार बार बनाने का प्रयास करो। ठीक है, आज वाला वीडियो कल डाला जाएगा यूट्यूब पे। आज यदि समझ में नहीं भी आया होगा, हल करो घर बैठे। अभी 15 क्वेश्चन को हल किए ना, तुम्हारे पास ये वाला किताब है ना, मॉडल पेपर बाबू, है ना, उसको उल्टाओ और मॉडल, उसमें मॉडल पेपर 1 जो है ना हमारा, उसमें हम 15 बताए हैं, उसको बनाने का प्रयास करो। जो खुद से नहीं बनेगा, कल YouTube वाला वीडियो पे देख के आराम से बनाएगा, तभी हो पाएगा। अभी तक 120 क्वेश्चन हम बना चुके हैं, ठीक है, 120 और प्लस ये 15 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अच्छा से मन लगा कर पढ़ो ध्यान से, ठीक है, रखा जाए तो। हाँ चलो, कल सुबह में आओ आराम से, सरस्वती पूजा वाला जो पैसा वैसा है सबको इकट्ठा बोलो जमा करने के लिए, भाग लो, हम बोले हुए थे सजाने के लिए, कौन कोई आदमी होगा तो उसको बोलो कैसा सजाना है, नहीं सजाना है, इस सब का बातचीत नहीं करता तुम लोग, ठीक है। रखो, समय बर्बाद नहीं करो, मन से पढ़ो। थैंक यू।